हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम अपने पॉलिटी की क्लास शुरू कर रहे हैं, जो कि आपके यूपी पुलिस, ठीक है, यूपी पुलिस के लिए आपके बेनिफिशियल रहेगी। साथ में आपके यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम हैं और आपके पैट, इन एग्जामों के लिए हेल्पफुल रहेगी ये क्लास। तो ये क्लास हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अपना जो पहली क्लास का और पहला चैप्टर है, वो रहेगा हमारा संवैधानिक विकास के। जो भारतीय संविधान है उसका विकास कैसे हुआ, ठीक है। देखो, सबसे बड़ी बात होती है, पहली बात होती है, ये होती है कि संविधान क्या है। जो संविधान वह दस्तावेज है जिसके द्वारा सरकार को चलाया जाता है। जो सरकारें होती हैं उन नियम, मतलब एक नियम कानूनों का एक दस्तावेज होता है, लिखित दस्तावेज, उस संविधान बोलते हैं, ठीक है। संविधान समझे एक लिखित लिखित कानूनों का दस्तावेज होता है जिसके द्वारा सरकारें चलाई जाती हैं। तो ये होता है आपका संविधान, ठीक है। चलो, अब देखो, हम पढ़ेंगे अपने संवैधानिक विकास को, हमारा संविधान का जो विकास है वो कैसे हुआ। देखो, भारतीय संविधान के विकास को हम दो भागों में देखते हैं। पहला कौन सा है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, और दूसरा है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। मतलब जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके अंतर्गत हमारे संविधान का विकास कैसे हुआ, और जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत उसका संविधान, उस टाइम पे संविधान का विकास कैसे हुआ। देखो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है हमारे देश में वो 1600 में आई, और वो 1600 में आई तो वो एक व्यापारिक कंपनी थी, और व्यापार करने के लिए, और उसके द्वारा जो संवैधानिक जो नियम कानून चलाए गए, उन जिन कानूनों से उन्होंने जो कंपनी के द्वारा भारत पर शासन किया, तो एक तो उसके द्वारा संवैधानिक विकास हुआ, ठीक है। एक जो सीधा ब्रिटिश क्राउन के तहत, मतलब जो ब्रिटिश सरकार है उसके द्वारा संविधान का विकास हुआ, उसके द्वारा हमारे यहाँ शासन किया गया। तो भाई, शासन तो किसी लिखित दस्तावेज के तहत किया जाता है, तो उसी हिसाब से जो ब्रिटिश क्राउन है उसके अंतर्गत भी हमारे यहाँ पे शासन किया गया। तो पहला पढ़ेंगे हम क्या, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो हमारा संवैधानिक विकास है वो कैसे हुआ। इसका जो टाइम पीरियड था वो कब था? 1773 से 1858 तक, ठीक है। अब चलो, भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए, ठीक है। पहले आए वो पुर्तगाली है भारत में, उसके बाद जो है जो ब्रिटिश है वो उनके बाद है, पुर्तगालियों के बाद, ठीक है। क्यों, इसे समझ लेते हैं कि जो पुर्तगाली थे 1498 में वास्को डी गामा भारत आया, जो कि पुर्तगाली था। अब क्या है कि वास्को डी गामा भारत आया तो पुर्तगाली था, तो पुर्तगालियों को इस चीज का भनक लगी, भारत एक ऐसा देश है जहां से हम व्यापार कर सकते हैं, वहां ज्यादा लाभ उठा सकते हैं। अब वो यहाँ पे व्यापार करते थे लमसम 100 साल पहले, किनसे? ब्रिटिशों से 100 साल पहले व्यापार करते थे, ठीक है। अब इस चीज की भनक लगी अंग्रेजों को, और अंग्रेजों को लगी कि भाई, पुर्तगाली है, एक देश है भारत जहां पे क्या है, अधिक धनधान्य है, जहां से हम ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो उनको भी इस चीज की भाई लगा कि भाई हम भी जाएंगे और वहां पे क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। तो आगे पढ़ते हैं। महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर अधिकार पत्र यानी द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। मतलब अब क्या हुआ, वहां पे एक 24 लोगों की एक टीम बनी, ठीक है, जिसमें 24 लोग थे। उन्होंने क्या किया, जो महारानी एलिजाबेथ थे उससे एक अधिकार पत्र ले लिया कि भाई हमें भारत में करना है व्यापार, और आप हमारे लिए एक ऐसा अधिकार पत्र बनाइए जिसके द्वारा हम भारत में जाके व्यापार कर सकें।
अब वहां से उन्हें मिला एक चार्टर, चार्टर मतलब अधिकार पत्र कि हम व्यापार करने के लिए, और ये एक अधिकार पत्र है कि सिर्फ भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही क्या करती है, क्या कर सकती है, व्यापार कर सकती है। तो उन्होंने एक अधिकार पत्र दिया, भारत में व्यापार करने के लिए वो आ गए। अब क्या हुआ, जैसे ही इनका, देखो अब आगे इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे क्या होता है कि बक्सर के युद्ध यानी 1764 में को जीतने के बाद 1765 में इलाहाबाद की संधि द्वारा कंपनी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार एवं दीवानी अधिकार यानी कि कौन से अधिकार, राजस्व अधिकार और न्यायिक अधिकार प्राप्त कर लिए। क्या होता है कि जो ब्रिटिश थे वो थोड़े ऐसा है कि इन्होंने लंबा टाइम आया, 1600 में आए, बात थी 1700 की, 1764 में। अब क्या हुआ, इन्होंने भाई कोई व्यक्ति आए हमारे यहाँ पे और वो हमसे ज्यादा फायदा उठाने लग जाए तो भाई जो लोकल बॉडी होगी उनको तो दिक्कत होगी कि भाई ये आ रहे हैं और ऐसे ऐसे हम पे जोर जुलम कर रहे हैं या हमसे ज्यादा फायदा उठा रहे हैं। तो अब एक युद्ध होता है निर्णायक, जैसे बंगाल क्या मतलब एक युद्ध होता है जिसे हम बक्सर का युद्ध बोलते हैं, और वो होता है आपका 1764 में। अब इसे क्या होता है, अंग्रेज जीत जाते हैं, अंग्रेज जीत जाते हैं तो एक संधि होती है अंग्रेजों और किन किन के बीच, देखो शाह आलम द्वितीय, सिराजुद्दौला और मीर कासिम, ये तीनों एक साइड में बक्सर के युद्ध में लड़ते हैं और एक साइड में अंग्रेज लड़ते हैं। ठीक है, अंग्रेज में जीत जाते हैं। अब इन सब के बीच में भाई अंग्रेज जीत गए तो पावर ज्यादा हो गई, उनके बीच में एक संधि होती है इलाहाबाद की संधि 1765 में, और 1765 में संधि होती है। तो इसमें क्या होता है, जो बंगाल है आपका, बिहार है, उड़ीसा है के दीवानी अधिकार अंग्रेजों के पास चले जाते हैं संधि में। अब जो अधिकार थे, एक तो उनको राजस्व का अधिकार चला जाए यानी कि कर जो लेंगे अब अंग्रेज लेंगे, ठीक है, और जो न्याय के जो अधिकार थे वो भी किसके पास चले जाते हैं, आपके अंग्रेजों के पास। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो युद्ध है इसको जीतने के बाद अब अंग्रेजों की जो क्षेत्रीय शक्ति थी वो बढ़ने लगी, भाई बढ़ेगी, क्योंकि अब तक तो यहाँ पे व्यापार कर रहे थे, लेकिन अब युद्ध को जीतने के बाद ये शासन करने लग गए। जब शासन करने लगे तो इनकी शक्ति बढ़ी, अब भाई शक्ति बढ़ी तो ऑब्वियसली ये ज्यादा व्यापार करेंगे, ज्यादा लाभ उठाएंगे। तो ठीक है, आगे देखते हैं। चूंकि कंपनी अब भारत में व्यापार के साथ साथ क्या करने लग गई, शासन करने लग गई, शासन करने लगी। कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा समय समय पर कानून पारित किए गए जिन्हें एक्ट कहा गया। ठीक है, क्यों, अब देखो क्या इसकी जरूरत क्यों पड़ी एक्ट होगी। देखो जैसे ही सरकार, जैसे ही ब्रिटिश जो अंग्रेज थे उन्होंने युद्ध जीता तो अब पहले तो व्यापार करते, अब क्या हुआ, वो शासन भी करने लग गए। अब शासन करने लग गए तो भाई ऐसा भी होना चाहिए था, प्रॉफिट मिलना चाहिए था। तो अब क्या हुए, जैसे ही इन्हें अधिकार मिल गए तो जो कंपनी के जो एम्प्लॉय थे, कार्यकर्ता अब वो क्या करने, निजी व्यापार करने लग गए, अपना यहाँ पे भ्रष्टाचार करने लग गए। अब कंपनी को लगने लग गया लॉसेस में, और कंपनी को लॉस मिलने लग गया, फिर उसने भाई ब्रिटिश संसद से गुहार लगाई कि ऐसे ऐसे कंपनी लुट रही है। तो अब उन्होंने क्या किया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए एक्ट पारित कर दिए, एक लिखित दस्तावेज पारित कर दिए कि आप ऐसे ऐसे इन मतलब पॉइंटों के द्वारा आप व्यापार कर सकते हो, ऐसे ऐसे आप शासन कर सकते हो। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं। पहला जो एक्ट आया था वो कौन सा आया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। 1773, अब इसे पढ़ लेते हैं पूरा, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा कंपनी के प्रशासन और राजनीतिक कार्यों को मान्यता तथा भारत में
केंद्रीय शासन की नींव रखी गई। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। ठीक है, बंगाल सॉरी वारेन हास्टिंग पहले गवर्नर जनरल बनाए गए, मतलब वारेन हास्टिंग से वो क्या हुआ, पहले गवर्नर जनरल बना दिए गए। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ठीक है, आगे इस एक्ट के द्वारा 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, और इसके जो न्यायाधीश थे वो सर एलिजा एम्पे थे। ठीक है, चलो इसके 3 और न्यायाधीश, ये तो मुख्य न्यायाधीश थे, इनके 3 और न्यायाधीश थे, वो थे चैम्बर, लिमेस्टर और एक और थे चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइडा। 3 ये थे जो इनके न्यायाधीश थे। सर एलिजा एम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश बने थे। अब सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध अपील प्रीवी काउंसिल में की जाती थी। ठीक, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों से घूस लेने या उपहार लेने पर क्या कर दिया, प्रतिबंध तुम्हारा लगा दिया। देखो क्या कर दिया, अब देखो, अब मैं समझाते हैं। जैसे 1773 का एक्ट आया, उसमें क्या हुआ कि कंपनी भ्रष्टाचार फैलने लग गया। अब कंपनी को नियंत्रण करने के लिए जो ब्रिटिश संसद है उसके द्वारा कानून लाया गया। अब उस कानून में क्या किया, पहले तो क्या था कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन तीनों के गवर्नर होते थे अलग अलग। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा क्या कर दिया, जो बंगाल का गवर्नर है इसको अतिरिक्त शक्ति दे दी, यानी कि ये यहां पे कानून बनाएगा। और जो उड़ीसा है, ठीक है, उड़ीसा और आपका उड़ीसा और मतलब बंगाल, उड़ीसा और मद्रास, सॉरी बंगाल, उड़ीसा और बिहार में अलग अलग क्या होते थे, आपके गवर्नर होते थे। अब क्या हुआ, जो बंगाल का जो गवर्नर था उस पर अतिरिक्त बिहार और उड़ीसा के गवर्नरों से ज्यादा। अब यहाँ पर कानून बनाए जाते थे और वो फॉलो किए जाते थे आपके बिहार और उड़ीसा में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, शक्ति का एकीकरण हो गया, यानी शक्ति एक व्यक्ति के पास चली गई। तो इसे केंद्रीयकरण यही बोला गया था, केंद्रीयकरण मतलब शक्ति का एक जगह पे केंद्रित होना। तो कहां पे चला गया, बंगाल के गवर्नर जनरल के पास। अब इसी एक्ट के द्वारा क्या किया, क्योंकि राजस्व के कार्य भी संभाल रही थी, इधर न्याय कार्य भी संभाल रही थी, तो न्याय कार्य संभालने के लिए एक कलकत्ता में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1773 के अकॉर्डिंग। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अकॉर्डिंग क्या हुआ, एक सुप्रीम कोर्ट खोला गया, मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। और उसके जो न्यायाधीश थे, पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा एम्पे थे। इसकी जो मतलब अपर लेवल पर वो की जाती थी, जो अपील की जाती थी प्री काउंसिल में की जाती थी, है। और कर्मचारी क्यों, भ्रष्टाचारी कर्मचारी हो गए थे, तो उन पर प्रतिबंध लगा दिया कि भाई तुम ऐसा है, अलग अपना व्यापार नहीं कर सकते और किसी जो भारतीय उनसे ना घूस ले सकते, ना आप कोई और इससे बेनिफिट ले सकते। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। अब इसे पूरा पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद इसे एक्सप्लेन करेंगे क्या होता है। राजनीतिक मामलों के प्रतिबंध के लिए 6 सदस्यीय नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। इसने कंपनी के राजनीतिक, वाणिज्यिक यानी व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया, मतलब अलग अलग कर दिए, राजनीतिक कार्य अलग कर दिए और जो व्यापारिक कार्य थे वो अलग कर दिए गए थे। बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियां गवर्नर जनरल के अधीन हो गई। ठीक है, जो बंगाल की और बिहार की जो प्रेसिडेंसियां थी वो कौन, मुंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियां थी, ठीक है, वो किसके, गवर्नर जनरल यानी बंगाल के गवर्नर जनरल के ये भी अधीन हो गई। ठीक है, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक या राजनीतिक क्रियाकलापों को भी
अलग अलग कर दिया, जो मैंने ऊपर बताया। अच्छा, जो व्यापारिक कार्य क्रियाकलाप थे उसे कौन संभालता? कंपनी का निदेशक बोर्ड संभालता था। तब निदेशक बोर्ड, और दूसरा जो राजनीतिक क्रियाकलाप थे उसमें 6 सदस्यीय जो नियंत्रण बोर्ड था, अब वो संभालने लग गया। पहले 4 थे। सत्तर रेगुलेटिंग एक्ट के पर जो परिषद थी उसमें क्या कर दिए, 4 थे। ठीक है, अब क्या हुआ, वो अब अलग अलग कर दिए। माने व्यापार को अलग करो, और जो हम जो शासन कर रहे हैं, जो राजनीति यहाँ पे जो हम शासन कर रहे हैं उसको अलग करो। अब दोनों चीजें करनी अलग इस एक्ट के द्वारा। ठीक है, इस एक्ट के द्वारा कंपनी कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया। चलो यही बात ठीक है कि भाई पहले ही लगा दिया फिर भी भ्रष्टाचार नहीं होगा, और दोबारा इसमें क्या कर दिया, आपका प्रतिबंध लगा दिया। तो ये समझ में आया आपके? चलो अब क्या होता है यहां से आगे देखो। अब कंपनी के जो व्यापारिक और राजनीतिक दोनों कार्यों को अलग अलग कर दिया। अब देखो द्वैध शासन कैसे, कंपनी का द्वैध शासन कैसे कहलाएगा, ये ऐसे कहलाएगा कि कंपनी थी एक, ठीक है, अब कंपनी में 2 तरह से शासन होने लग गया। एक तो राजनीतिक, और एक कंपनी मतलब 2 तरह से काम करने लग गई। एक ही कंपनी 2 तरह से काम करने लगी। द्वैध शासन में 2 तरह का शासन करने लगी कंपनी, एक तो राजनीतिक और एक व्यापारिक। मतलब व्यापार उसी कंपनी के द्वारा हो रहा था, और एक बोर्ड द्वारा क्या हो रहा था, आपके शासन किया जा रहा था। तो यहां तक कंपनी हो गई बिल्कुल निश्चित। अब क्या हुआ, एक आया हमारा आपका 93 में एक चार्टर एक्ट आया। इसके द्वारा क्या है, कंपनी की जो विवेचना की जाती थी वो 20 साल बाद कि भाई कंपनी में जो भी संशोधन होंगे, अधिकार बढ़ा दिया कंपनी के 20 साल तो तुम शासन को, उसके बाद 20 साल बाद उसमें मतलब संशोधन किया जाएगा। फिर उसके बाद 20 साल तक शासन करोगे, मतलब 20-20 साल के लिए गैप से क्या हुआ, चार्टर एक्ट इन्होंने लाते गए। तो 1773 में क्या होता है, एक चार्टर एक्ट आता है जिसके द्वारा क्या किया जाता है, 93 में 1793 में एक चार्टर एक्ट आता है। इसके द्वारा कंपनी के जो अधिकार हैं उनको 20 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। कंपनी यहां तक अब क्योंकि भ्रष्टाचार कम हो गया था, ठीक है, तो अब कंपनी क्या किया, 20 साल तक शासन को, उसके बाद आपके लिए कानून नहीं बनाए जाएंगे। अब एक पहला तो 1773 में आया। अब दूसरा आता है कौन, सॉरी 1793 में, बार बार 73 बोल जाता हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, 1813 में आता है चार्टर एक्ट। अब इसको पढ़ते हैं। अब देखो, इस कानून द्वारा कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, किंतु चीन तथा चाय के व्यापार को बनाए रखा। मतलब कि अब यहां से क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई इंग्लैंड में। अब औद्योगिक क्रांति शुरू हो गई तो भाई अब कंपनी तो एक है, अब भाई उसके अलावा क्या भारत में कोई शासन मतलब व्यापार नहीं कर सकता। तो अब क्या हुआ, इस एक्ट के द्वारा क्या किया, जो कंपनी का जो भारत में एकाधिकार था, क्या सिर्फ कंपनी इंग्लैंड से जो है सिर्फ जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वही व्यापार कर सकती है, इसके अलावा कोई और व्यापार नहीं कर सकता। पहले तो ये खत्म कर दिया कि भाई ऐसा तुम अकेले व्यापार नहीं करोगे, और भी लोग हैं वो भी आके भारत में व्यापार करेंगे। तो पहले तो ये खत्म कर दिया, लेकिन इनको इनके साथ एक इनके लिए अच्छी चीज दे दी कि आप जो आपका जो चीन के साथ जो व्यापार चल रहा है उसमें आपका एक अधिकार है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं हुआ। इधर चाय के साथ क्या, जो चाय का व्यापार करो सिर्फ आप ही करोगे, इसके अलावा कोई और चाय का व्यापार नहीं कर सकता, ठीक है। यानी चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर बाकी के एकाधिकार थे वो समाप्त कर दिए। भाई कंपनी तुमने बहुत व्यापार कर लिया, अकेले किसी और का भी नंबर आने दो। तो यहाँ पे ये हो गया खत्म। अब इधर क्या हुआ, इधर इन्होंने एक काम और कर दिया कि भाई अब जो ईसाई मिशनरियां थी, जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे, उनको भारत में एंट्री दे दी कि भाई तुम जाओ व्यापार अपना धर्म का प्रचार करो, आप चर्च बनाओ, जो आपको करना है वो आप अब कर सकते हो। तो पहले ये काम कर दिया। दूसरा जो भारतीय थे, अब क्या हुआ, कंपनी का विस्तार होने लग गया। कंपनी का विस्तार हो गया तो भाई हर एम्प्लॉय तो वहां से लाया नहीं जाएगा। अब उन्होंने अपने फायदे के लिए क्या कर दिया, भाई ऐसा हम इनको शिक्षा देंगे, नाम हो रहा शिक्षा
किसके लिए? भारतीयों के लिए। लेकिन वो कर किसके लिए थे? अपने लिए, कि आज हम ये शिक्षा देंगे तो कल ये हमारी कंपनी में आगे काम करेंगे, हमारे शासन में हाथ बटाएंगे। तो उनके लिए क्या कर दिया? भारतीयों के लिए उन्होंने 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने का उपबंध किया कि भाई 1 लाख रुपए हम भारतीय लोगों की शिक्षा पर हम खर्च करेंगे। तो इस एक्ट के 1813 के एक्ट के चार्टर एक्ट के द्वारा इतने 3 काम ये इंपोर्टेंट थे जो मैंने लिख दिए, वो किए गए। अब इसके बाद फिर 20 साल बाद आ जाता है दूसरा चार्टर एक्ट 1833 में। अब इसकी काम, अब बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया और शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया। अब क्या होता है देखो, और जो भारत के प्रथम जो गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंक, क्या होता है? अब क्या था, पहले तो बंगाल से सारा पूरे भारत का शासन हो रहा था, कुछ और थे उनका अलग। अब क्या कर दिया, जो भारत का एक ही गवर्नर बना दिया, अब वो कानून बनाएगा, उसके अलावा कोई और कानून नहीं बना सकता। वो भारत में एक सर्वोच्च सत्ता बना, जैसे एक बना दे ना प्रधानमंत्री, बना दे पूरे देश में आपका कानून बनाएंगे, वही चलाएंगे। तो अब ये उन्होंने क्या किया, कंपनी ने, जो ब्रिटिश संसद ने, उसने क्या किया कि भाई ऐसा बहुत आपने ये कहीं क्योंकि बार बार कंपनी कुछ न कुछ लॉस हो रहे थे। अब इन्होंने क्या किया, भाई एक बनाएगा जो ऊपर बैठा है, वो आपके लिए कानून बनाएगा, पूरे भारत में वही कानून चलेंगे। तो उन्होंने एक जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, वो हटा के क्या करते, भाई तुम पूरे भारत में अपना कानून बनाओ, आप जो बोलोगे कानून वही बनेगा, ठीक है। अब क्या होता है गवर्नर जनरल अब संपूर्ण भारत के लिए कानून बना सकता था, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में एक चौथा सदस्य लॉर्ड मैकाले विधि सदस्य के रूप में क्या हुआ, शामिल हो गया। क्योंकि अब जब कंपनी का विस्तार हो गया, यानी जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत पे अधिकांश क्षेत्रों पे क्या कर लिया, अपना शासन शुरू कर दिया। तो अब यहाँ पे जो भारतीय थे उनके लिए क्या है, एक विधिक मतलब एक विधि सदस्य के रूप में जो कानून बनाएगा, सिर्फ किसके लिए, दंड के लिए और इनके लिए, कि भाई कोई भारतीय व्यक्ति क्या करेगा, कोई अपराध करेगा तो उसे किस प्रकार से दंड देंगे। तो इसके लिए उन्होंने एक चौथा सदस्य लॉर्ड मैकाले 1833 में क्या किया, एक चौथा सदस्य विधिक सदस्य के रूप में शामिल कर लिया, इनकी परिषद थी जो, ठीक है। अब क्या किया, जो लॉर्ड मैकाले थे उन्होंने क्या 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधिक आयोग का गठन किया। मतलब 4 सदस्यीय जो विधि थी उनका एक आयोग बना दिया, भाई तुम जो कानून है आप वो संभालेंगे। तो एक विधि आयोग का गठन कर दिया जिसमें कितने सदस्य थे, 4, और इसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले, ठीक है। इस एक्ट के द्वारा दास प्रथा को विधिक विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1843 में उसका उन्मूलन कर दिया गया। यानी कि जो दास प्रथा थी 1833 के एक्ट के द्वारा क्या किया, इसे एक विधि विरुद्ध, यानी कि एक समाज के विरुद्ध, भाई ये गलत चीज है, इस हिसाब से इसको घोषित करे। ये मतलब किसी विधि में नहीं है, मतलब ये कि भाई कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को दास बना के नहीं रख सकता। तो इस वजह से इसे विधि विरुद्ध कर दिया तथा फिक्स 10 साल बाद, यानी कि 1843 में उसका उन्मूलन हटा दिया कि भाई कोई व्यक्ति किसी का गुलाम बन के नहीं रहेगा, ठीक है। अब इसी के फिर 20 साल बाद एक चार्टर आ जाता है 1853 में। अब इसमें क्या होता है, गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया, ठीक है। एक कानून बनाएगा और एक कानून लागू करेगा, ठीक है। लोकसभा एवं संसद की नींव यहीं से पड़ी, ओके। अब कंपनी के कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रारंभ किया गया। यह चार्टर कंपनी के लिए अंतिम चार्टर था। कैसे, अब देखो क्या हुआ, गवर्नर जनरल की जो विधायी एवं प्रशासनिक कार्य थे उनको अलग अलग कर दिया। यानी एक कानून बनाएगा तो एक कानून बनाएगा तो एक क्या हुआ,
कानून को लागू करेगा। ठीक है, अब यहीं से लोकसभा और संसद की नींव डली, मतलब एक जो परिषद है वो कानून बनाएगी तो दूसरी परिषद उसको लागू कर देगी। ये तो अपने संसद में होता है। ठीक है, कंपनी कर्मचारियों को लिए नियुक्ति के लिए क्या कर दिया, परीक्षा घोषित कर दी। अगर किसी को कर्मचारी को कंपनी, किसी व्यक्ति को कंपनी में कार्य करना है, उसे क्या करना है, परीक्षा देनी होगी। अगर उसे वो पास कर लेता है तो वो कंपनी में हमारी में एम्प्लॉय बन सकता है, वो काम कर सकता है। तो यहां से ठीक है, अब ये चार्टर अकेला, मतलब ये जो चार्टर है इसमें क्या है, यह चार्टर कंपनी के लिए अंतिम चार्टर था। अब ये कैसा था, क्या होता है, क्योंकि 20 साल के लिए, मतलब जो कंपनी का अधिकार थे 20 साल के बढ़ाए जाते थे। अब क्या होता है, एक विद्रोह होता है 1857 का, 1857 का विद्रोह होता है। अब चार्टर तो आया था कितने में, 1853 में, 1853। अब ये कब आएगा, 1873 में। अब क्या हुआ कि भाई जैसे 1857 की क्रांति हुई तो अब कंपनी यहां से ज्यादा प्रॉफिट उठाने लग गई थी। अब जो ब्रिटिश सरकार थी वो बस मौका देख रही थी कैसे कंपनी कोई गलती करे और इससे जो अधिकार है कंपनी से वो हम ले लें और हम डायरेक्ट जो शासन है वो हम भारत में जाके करें। अब तो क्या कर भाई, उन्होंने चार्टर लिखा था, जब महारानी एलिजाबेथ थी तो उन्होंने चार्टर लिखा था कि कंपनी जब तक है बस कंपनी को, मतलब अनंत काल तक कि भाई तुम व्यापार कर सकते हो, कब तक, एक टाइम तक कि भाई तुम व्यापार करो जब तक तुम्हें करना है। उन्होंने एकाधिकार करके क्या कर लिया, एकाधिकार का चार्टर लिखवा लिया। अब भाई उन्होंने तो यहां पे आके भाई व्यापार के साथ साथ राजनीति करने लगे, शासन करने लगे। तो अब भाई कोई देश, मतलब अब देखो एक बात, भारत के लिए मतलब रेवेन्यू मिल रहा था, जो ब्रिटिश सरकार है उसे रेवेन्यू मिल रहा था, कंपनी के द्वारा टैक्स मिल रहा था। लेकिन क्या था उनके लिए, ये बड़ी दिक्कत वाली बात हुई 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति कि अब वो नहीं चाहते थे ब्रिटिश जो अंग्रेज थे कि ये जो सोने की चिड़िया है जो हमारे हाथ में लगी है, अगर ये हमारे हाथ से निकल गई तो हम यहां से जितना फायदा उठा रहे हैं वो फायदा हमारा जीरो हो जाएगा। तो अब इन्होंने क्या किया, कंपनी में बोला भाई अब तुमने बहुत शासन किया, तुम्हारी वजह से इतना काम हो गया, अगर हमारे हाथ से ये जो भारत है वो निकल गया ना तो हम यहाँ पे यहाँ जो फायदा उठा रहे हैं वो हमारा जीरो हो जाएगा। तो अब क्या किया इन्होंने, अंग्रेजों ने कंपनी का शासन तो किया यहाँ से खत्म, अब ये खुद डायरेक्ट शासन करने लग गए। तो यहां तक तो था तो कंपनी का शासन। अब यहां से जो शुरू होगा वो ब्रिटिश ताई के द्वारा शासन शुरू होगा। तो भाई आज हमारी क्लास यहीं तक रहेगी, क्योंकि आज हमने ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसका शासन देख लिया। कल हम देखेंगे क्या, ब्रिटिश क्राउन के तहत जो अंग्रेजों द्वारा, जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा हमारे यहाँ पे शासन किया और उसके द्वारा हमारे संविधान में विकास कैसे हुआ वो हम कल पढ़ेंगे। तो दोस्तों जैसे भी आपको ये क्लास लगी हो, कोई कमी हो वो बताना, जहां तक मैं और आगे अपनी क्लास को और इम्प्रूव करूंगा, क्योंकि ये ऐसा चीज होती है कि जितना हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा इम्प्रूव होगी। तो कोई अगर छोटी मोटी खामियां हो तो आप बेझिझक हमें कमेंट में लिख सकते हैं कि सर ऐसे ऐसे बात है, ये आपका ये टॉपिक, आपका ये लैंग्वेज आपकी थोड़ी सी इसे ये सुधारिए या जो भी है। ठीक है, तो चलो भाई थैंक यू। आपने अपने दोस्तों को, अगर किसी कोई पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहा है उस सबको आप क्लास को शेयर करें। और इसके साथ साथ मैं अपनी हिंदी की क्लास चलाऊंगा और साथ में आपके यूपी स्पेशल, और पर डे एक हिंदी का टेस्ट और एक जीएस का टेस्ट। ठीक है, जीके का टेस्ट और एक हिंदी का टेस्ट, आपके ये 2 टेस्ट हम रेगुलर अपने कर देंगे 2 एक दिन में। तो आप, मैं तो ये बोलूंगा उनको देना, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ये होता है रामबाण, वो आपके रामबाण होंगे। ठीक है, तो चलो भाई धन्यवाद, समाप्त करते हैं क्लास को। थैंक यू।